बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज दो अहम खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, अभी तक जारी है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ आना बाकी, लेकिन इजलास के अंदर से आने वाली जो इत्तलात हैं वो बड़ी हैरानकुन है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के अक्सर अरकान ने इस्तीफ़ों की फ़ौरी इस्तीफ़ा देने की मुखालफत की है और साथ ये कहा गया है कि हमें डिक्टेट ना किया जाए, पीपल्स पार्टी बेहतर जानती है कि मुज़ाहमती सियासत कैसे करनी है। फिर कुछ खबरें यूँ भी आई कि इस्तीफ़ों को नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत किया गया है, जिसकी सईद गनी साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए तरदीद की और कहा कि अभी ऑफिशियल वर्जन आना पार्टी का बाकी है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का या प्रेस रिलीज़ का इंतज़ार किया जाए। अगर ऐसा होता है जो हम सुन रहे हैं तो फिर PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, एक मामला तो ये है। और दूसरा, नून में से तो शीन नहीं निकली, अलबत्ता फे से शीन ज़रूर निकल आई। मेरी मुराद ये जमीयत उलमा इस्लाम फे, जहाँ मौलाना शिरानी और उनके हमनवा जो रहनुमा हैं JUI फे के नाराज़, वो इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में। उन्होंने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि असल JUI तो JUI पाकिस्तान है, जिसकी जो हमें वरासत में मिली है, और फजलुर रहमान साहब ने अपना एक अलहदा से धड़ा बनाया था। इन दोनों मामलात पर शामी साहब से गुफ्तगू करते हैं। शामी साहब, सरेदस्त तो सईद गनी साहब ने एक ट्वीट की सूरत में चैनल्स पर जो भी खबरें चली कि इस्तीफ़े तब देंगे जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए नवाज शरीफ साहब आएँ तो हो सकता है, और हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना, चाहे सेनेट का हो या ज़िमनी इंतखाबात का हो। अगर तो ये मामला दुरुस्त हैं तो PDM पर क्या बीतेगी और क्या अपोजिशन की सियासत का फिर वही मफरूज़ों पर गुफ्तगू। अच्छा, मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज़ किया है ना कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मफरूज़ों पर गुफ्तगू नहीं की जाती। चलें फिर ऐसा करते हैं। असल में बात यह है कि देखिए, ये हो सकता है कि बाज़ रिपोर्टर्स जो है वो कोई कान लगा के खड़े हों दरवाज़ों पर, और ये डिस्कशन जो होती है तो ज़ाहिर है एक पार्टी का इजलास है, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, अपनी अपनी बात करेंगे। तो ये हो सकता है कि ये सारे नुक्ते ज़ेर बहस आए हों, लेकिन जब कोई हतमी फ़ैसला होगा और ऐलान होगा तो वो पार्टी की राय समझी जाएगी और वो पार्टी का फैसला समझा जाएगा। ये जो खबरें आई वो इसलिए अट्रैक्ट कर रही हैं देखने वालों को, ये तज़किया निगारों को, सहाफ़ियों को, कि चंद रोज़ पहले जरदारी साहब खुद जो बयान दे चुके वो उसको साबित करता है कि ये बातें वाक़अतन ऐसा हो सकती हैं या की होंगी। हर जमात को हक़ हासिल है कि उसके अंदर जो डिसीजन लेने से पहले कोई बहस व तमहीज़ हो। इसमें यानी ये एक नई किस्म की जो जर्नलिज्म आई है हमारे यहाँ, ये हम तो इससे वाकिफ़ नहीं हैं और ना ही हमने कोई खुसर फुसर के ऊपर पहाड़ खड़े किए हैं। अच्छा, चले इसलिए देखिए एक मुनासिब काम कर लेते हैं आपकी हिदायत की रोशनी में। वो ये है कि मोहम्मद अशद साहब कराची में मौजूद हैं, CEC के इजलास को कवर कर रहे हैं, उनकी कुछ रहनुमाओं से बात हुई है, उनसे पार्टी से रहनुमाओं से बात हुई है, उनकी राय होगी। अभी तक PDM ने ये फैसला ही नहीं किया कि हमने इस्तीफे देने हैं, यानी कब देने हैं। अभी सिर्फ इतनी बात कही गई है कि आप अपने अपने पार्टी लीडर्स को इस्तीफे दे दें अगर आपसे कहा जाए तो अभी ये मसला ही नहीं है, ना सूत ना कपास, जुलाहे से लट्टम लट्टा। देखिए, ये एक 5th जनरेशन वॉर चल रही है सियासत में भी, और फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खबरें चलाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं। एक साहब और फवाद साहब कह रहे हैं कि हो गया अंतिम संस्कार। तो ये सारा काम जो है उसका हिस्सा है। हमें कोई जब ऐलान आ जाएगा मामला कुछ सुन लें, पेट भरना है ना प्रोग्राम का, ये सवाल उठाता हूं, उनसे भी पूछ लें। नहीं, आपकी हमें दानिश फहम फरासत भी चाहिए, पेट क्यों भरना है। अच्छा साहब, ये फरमाएं कि ये जो खबरें मंजर आम पर आई, इस खोज लगाई आपने, ये मामला था क्या, हुआ क्या है, अब तक आप क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? जी देखें, जब ये CEC का जो पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जब ये शुरू हुआ है, तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये इजलास शुरू हुआ, जिसके बाद इस इजलास के जो मुख्तलिफ जो इसके अंदर अराकीन की राय थी वो जो थी वो मंजर आम पर आना शुरू हुई। और ये जो अराकीन की राय थी, ये जो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के करीब तरीन लोग हैं, उन्हीं की जानिब से जो थी कि जो तमाम तर चीज़ें थी, कि तमाम तर मीडिया को जो थी वो फराहम की गई थी। जिसके बाद ही ये खबरें जो थी मीडिया पर चलने शुरू हुई, जिसके अंदर कुछ खबरें इस तरह की थी, कुछ बातें इस तरह की सामने आई कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी
कुछ अरकान का कहना था कि वो उनके कहने पर जो है पीपल्स पार्टी को सिंपलियों से जो है वो इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जबकि क्योंकि मकामी सियासत के पीछे मौलाना फजलुर रहमान ने बेनजीर भुट्टो की बरसी छोड़ दी। उसके साथ साथ सीसी के चंद अरकान ने बेनजीर भुट्टो की बरसी पर मौलाना फजलुर रहमान की गैर मौजूदगी पर भी जो है वो दुख का जो है वो इजहार किया। इजलास में चंद अरकान का कहना था कि पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर भी जो है वो नहीं चल सकती है, जमहूरी कुव्वतों को झांसे में नहीं आना चाहिए। पीपल्स पार्टी नहीं जो है वो इस तरीके के झांसे में नहीं है और अपनी सियासत को जो है वो आगे रखे। तो ये तमाम इस तरह की खबरें थी। और जबकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो थी वो कुछ खबरें सामने आई कि कुछ अरकान ने ये राय दी कि नवाज शरीफ सबको जो है वो वापस पाकिस्तान आना चाहिए और उसके बाद ही जो है वो इस्तीफों का जो मामला है उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो इस तरह की खबरें जो थी ये बिल्कुल ही जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उसके करीब तरीन जो लोग हैं उन्हीं की जानिब से जो थी ये खबरें जो थी वो जिसके बाद ये खबरें जो है वो तमाम। देखिए साथ ठहरिएगा शाम साहब, हमें जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, वो भी सुन रहे हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बात की ना कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के, एक अर्ज करूँ मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ जो वो ये कह रहे हैं अरशद एंड पे कि ये जो खबरें मीडिया पर मंजर आम आई ये पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के करीब तरीन लोगों ने जारी करवाई। क्या जारी करवाई? ये खबरें मंजर आम पर जारी की, वो जो की अर्ज करता हूँ ये बातें डिस्कस हुई हैं। नहीं, मैं कुछ अर्ज करना और चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? जो हजरत मौलाना के मामले में जो एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई थी उस बाबत भी मैं तो उसका ज़ाती तौर पर उसका आई विटनेस मेरे पास सबूत है कि मुझे पीपल्स पार्टी की बिलावल साहब के करीब रहने वाले लोगों ने उनसे मेरी गुफ्तगू हुई जिन्होंने इस मामले के ऊपर तफसील से बात की कि ऐसा है डीसी लाड़काना का इशू होगा। तो ये कोई पीडीएम ने कोई फैसला किया था कि बेनजीर भुट्टो साहबा की जो बरसी होगी उसमें मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे? जमीयत उलमा इस्लाम का वफद गया है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उनके सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने वहाँ खिताब किया है। अब मौसम देखिए, मौलाना की आप उनको सोबत में मुब्तला हो, इस्लामाबाद से बाई रोड रवाना हो और लाड़काना कर सकते हैं, तो ये नहीं कौन सा उनके ऊपर ये फर्ज है, वाजिब है? नाक़दीन ये सवाल कोई रेजोल्यूशन है? हम ये वसवसे डालते हैं, हम ये यानी हमें चस्का पड़ा हुआ है, हमें कोई बात भी तो मुल्क की पॉलिटिक्स कुछ संजीदगी तो बरकरार रखे ना अपनी। सुहेल साहब आप फरमाइए, अभी तक की जो खबरें सामने आई क्या पीपल्स पार्टी से इन मामलात की तवक्को की जा सकती है? ये यकसर ये गलत खबरें हैं और पीपल्स पार्टी पीडीएम के बयानिए के साथ ही खड़ी होगी, राहें जुदा करती है, आपको दिखाई नहीं देती? मेरा ख्याल है राय जुदा होने का तो इम्कान नहीं है। बाकी इख्तलाफात तो रहते हैं, हर पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर एक के अपने मफादात हैं और जाहिर है हर पार्टी अपने मफादात देखे। को एक प्रॉब्लम और है कि जाहिर है उनसे सबसे जा रही है और सबसे ज्यादा फायदा नून लीग को है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस्तीफों का वो पीपल्स पार्टी को है। तो इसलिए जाहिर है हर पार्टी अपना नुकसान और फायदा जो है वो सोच के करती है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टी जब बैठेंगी एक दूसरे के नुकसान और फायदे को सामने रखेंगी तो बराबर बराबर नुकसान और बराबर बराबर फायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक की कास पर दूसरी पार्टी जो है वो सिंध की हुकूमत की भी कुर्बानी दें, नेशनल असम्बली की सीटों को भी कुर्बानी दें और जाहिर है उन्हें बाद में पंजाब में भी कुछ ना मिले और सिंध की भी गैर यकीनी सूरत हाल हो, तो जाहिर है वो ऐसी पोजीशन में नहीं जाना पसंद करेंगे। ये पहले अंडरस्टैंडिंग होगी, इलेक्शन की जब तक यकीनी नहीं होता उस वक्त तक इस्तीफों का मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक इस्तीफों की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, लॉन्ग मार्च करना चाहिए और इस्तीफों का दबाव बरकरार रखना चाहिए। इस्तीफे देने उसी वक्त चाहिए जब ये उनके इस्तीफों से फौरन जो है वो अगले इलेक्शन का रास्ता खुले। शाम साहब भाई जो बात सोहेल वड़ाई साहब देख सकते हैं जो मुझे नजर आ रही है वो पता नहीं को पीपल्स पार्टी को नजर नहीं आएगी। यानी बड़ी सीधी बात है, इस्तीफे तो के इंतहाई कदम है। इस्तीफे तो उस वक्त होंगे जबकि सब कुछ भस्म करने की तैयारी हो चुकी हो। इस्तीफे ये थोड़ी है कि तमाशा है कि इस्तीफे देके आप घर बैठ जाए और वहां बाई इलेक्शन होने शुरू हो जाए, या ये है कि आप सेनेट की सीटें सारी जो है हुकूमत को दे दें। मतवातर हम इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए और इस्तीफे जो हैं वो भी बड़े गौर करना चाहिए। ये देखिए टैक्टिक्स होते हैं दबाव बढ़ाने के,
दबाव बढ़ाने का तो इख्तियार है ना, और हक हासिल है हर सियासी जमात को। सिर्फ से ये बताएं कि अब जबकि पीपल्स पार्टी की सूरत में या जरदारी साहब के चंद रोज़ पहले के बयान की सूरत में एक वाज़े उनके यहाँ एक सोच का फ़र्क नज़र आ रहा है पीडीएम की दीगर जमातों की निस्बत, तो उससे जो पीडीएम की जमातों ने जो मोमेंटम बनाया था, जिस कदर बनाया था, उसको तो ठेस पहुंचेगी ना। जिस कदर माहौल बन चुका था कि इस्तीफ़े मरियम कह रही थी पेशावर जाके कि मुंह पे मार देंगे मर्दान की रैली में, तो वो मोमेंटम को तो ठेस पहुंचेगी, वो तो किसी हद तक रिट्रैक होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरा ख्याल है मोमेंटम अगर फर्ज करें वो गलत पहले बन गया था तो उसको रिव्यू करने में क्या हर्ज है। देखिए, सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने का जो सेकंड थॉट्स आई हैं वो काफी हद तक लॉजिकल है, काफी उनमें वजन है कि आप क्यों स्पेस दे दें अपने मुखालिफ को और आप खुद इलेक्टेड बॉडी से निकल जाएं। ये तो मुनासिब नहीं है। इलेक्टेड बॉडी से उस वक्त निकलना चाहिए जब आप दूसरे को भी निकाल सकें, वगरना तो आप खाली जगह दे देंगे। और आपको पता है कि 1983 और 1985 के जो एक बल्दियाती इंतखाबात थे, एक गैर जमाती इंतखाबात थे, उसमें पीपल्स पार्टी ने जो बाइकआउट किया था वो उनका नुकसान आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्हीं इलेक्शंस के नतीजे में नवाज शरीफ आए, उन्हीं इलेक्शन के नतीजे में एक पूरी लाट आई जिसने बाद में पूरी पॉलिटिक्स की पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों ने सबक सीखा है कि भाई हमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी, और जब खाली छोड़नी है तो उस वक्त छोड़नी है कि जब जनरल इलेक्शन जो है वो करीब हो। तो इस्तीफों और लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बीच वाले मरहले में कहीं आपको कोई डायलॉग होता भी दिखाई देता है या नहीं? मेरे ख्याल है डायलॉग और होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क पॉलिटिकल शटडाउन और इकोनॉमिक शटडाउन का शिकार हो। जब भी लॉन्ग मार्च होगा उसके बाद की सूरत हाल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल शटडाउन हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पे ना एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी ना ही हुकूमत चाहेगी कि सारा कुछ बंद हो जाए और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाए। तो मुज़ाकरात होने चाहिए और जो जायज़ बातें अपोजिशन सुननी चाहिए, और दूसरी तरफ अपोजिशन को भी हुकूमत अगर वक्त चाहती है, साल चाहती है, 1.5 साल चाहती है, उन्हें वक्त भी देना चाहिए और आइंदा फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है उसका रास्ता हमवार होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब। सर, इन सारी खबरों के बीच जो भी कुछ हो रहा है, हुकूमत को तो एक तसल्ली मिल रही है, उनके पास तो कुछ हाथ में आ रहा है जिसके ऊपर वो तसल्ली कर सकें और कह सकें कि देखिए हम ना कहते थे। क्या हुकूमत को कहते कह रहे हैं, शिबली फराज साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, शेख रशीद कह रहे हैं कि हमने तो प्रेडिक्ट किया था पीडीएम में फूट पड़ जाएगी, उसे वो फूट से ताबीर कर रहे हैं। अगर वो सब्र नहीं होता, सुकून नहीं होता, अब वो अच्छी तरह हुकूमत नहीं कर सकते, इकोनॉमी बेहतर नहीं कर सकते, गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकते, तो उसका क्या फ़ायदा फिर? जो अपोजिशन है उसका काम है हुकूमत को चैन से ना बैठने दें। अपोजिशन का काम ये नहीं है हुकूमत गिराना नहीं है, हुकूमत को हिलाना है। हुकूमत चलने ना पाए, गिरे या ना गिरे, तो हुकूमत जो है वो खुद अपोजिशन बनी हुई है, उसको अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि वो हुकूमत में है। तो इसलिए वो एक पोजीशन खुद बनाती है अपोजिशन की, उस पर हमलावर होती है। पीडीएम ने कोई फैसला नहीं किया इस्तीफे देने का, पीडीएम ने कोई ऐलान नहीं किया कि हम सेनेट में हिस्सा नहीं लेंगे। पीडीएम जो है वो अपना फैसले कर रही है, अपने तरीके से बढ़ रही है। ये बात अब जो हमारे जो वज़ीर कराम हैं उनको ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि उनके वोट मौजूद हैं, हुकूमत के वोट भी मौजूद हैं, अपोजिशन के भी, पीटीआई भी ताकत है, अपोजिशन भी ताकत है। शेख साहब, ये ताकतें लड़ेंगी तो एक दूसरे को मारेंगी तो दोनों मरेंगी। ठीक, शेख साहब आज इस सिलसिले में क्या कह रहे थे और साथ उन्होंने मुफ्ती किफायतुल्लाह का भी जिक्र किया, देखिए। कवायद पे मुकदमे का फैसला हुआ है, लाहौर से ये लॉन्च किया जाएगा। जो शख्स भी अजीम अफवाज के साथ बदज़बानी करेगा उसके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक सफ़े मातम बिछी होगी अगर पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेती है, और अगर इमरान खान अकेला सेनेट में होता तो फिर वो 18वीं तरमीम भी ख़त्म करेगा और बहुत सारे सख्त कानून लाएगा, ये उनको समझ है। इसलिए पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद मेरे ख्याल में नून लीग के अंदर से ऐसा प्रेशर बिल्डअप होगा कि उन्हें भी इलेक्शन में जाना होगा, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। सो इस्तीफों का मसला जो है वो खटाई में पड़ गया।
दो बातें कर गए, एक तो मजमूई सियासी सूरत हाल जो PDM से जुड़ी और दूसरा कफ़ायतुल्लाह साहब के बारे में। नहीं, इस्तीफों का मामला तो खटाई में ही है। इस्तीफों का मामला तो कि इंतहाई कदम है, तो इब्तदाई कदम नहीं हो सकता। सही। देखिए जो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह है, उन पहली तो बात यह कि जो वो गुफ्तगू करते हैं, उनकी गुफ्तगू नशर होती है ना चैनल्स पे, है क्यों नशर होती है? जो लोग टॉक शो कर रहे होते हैं वो इस तरह की गुफ्तगू क्यों नशर करते हैं? हम कोई पोस्ट ऑफिस है? नहीं, ये गुफ्तगू को बाकायदा किसी न्यूज़ बुलेटिन में या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त नशर नहीं किया गया, जिसका हवाला हम दे रहे हैं, वो तो हम नशर भी नहीं कर सकते। तो क्या कहा फिर? मुफ्ती साहब ने जो कहाँ कहा है इन्होंने? मैं आपको नशर करके दिखा देता हूं। किस जगह, किसी प्रोग्राम में कहा है? नहीं हुजूर, वो क्या वायरल नहीं हुई बात? बात यह है, नहीं, क्या वो बात मुझे नहीं पता, पहली आपको तो नहीं बात पता? यह है ना, क्या जरूरत रह गई है कि वो ना पता हो पहली किसी तो को? क्या बात यह है कि ये टॉक शोज जो है ना, इनके लिए भी कोड ऑफ एथिक्स हो और लोगों को बताया जाए कि आपकी हदूद व क़यूद क्या है। आप कोई कानून वायलेट करने के लिए नहीं बैठे हुए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये कार्रवाई कानून की कार्रवाई करने से, मुकदमे कायम करने से कोई इज्जत नहीं होती किसी अदारे की। फौज के अदारे की इज्जत हमारे दिल में है, और अगर कोई शख्स जो है उससे खेलने की कोशिश करता है, अपनी तौकीर में कमी करता है, उसको छोड़ दिया जाए, कुछ ना नहीं, उसको आप उसके हाल पे छोड़ दें, उसको ना बुलाएं टॉक शोज में, उसको ना बुलाएं, उससे डिस्कस ना करें ये चीजें। बात ये कार्रवाई ना करें उसके शेख साहब का कार्रवाई कर लें यार, उससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा, इग्नोर करने से फायदा होता है बाद औक़ात, हर जगह कानून लाने से फायदा नहीं होता। और मेरे माँ बाप की इज्जत जो है वो कानून कराता है, बच्चों की मोहब्बत जो है वो कानून पैदा करता है। बात आप उसूली तौर पर ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या इस दौर में जबकि अनगिनत मुहाज़ों का सामना है, अनगिनत मसाइल का सामना है, मुल्क से एक बंदा बैठा हुआ जो पार्लिमान का हिस्सा भी रहा है, सियासी जमात का मरकजी रहनुमा रहा है, वो अगर ऐसी बात करे तो उसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है? ऐसी बातें सबने की हुई हैं, सबके रिकॉर्ड मौजूद है। जब सियासत इस तरह की सख्त बातें, बिल्कुल ऐसी सख्त बातें हैं कि आप तसव्वुर नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं इग्नोर कर दिया जाए? इग्नोर करना चाहिए, कानून का निफाज ना हो। उनको आप बुलाना छोड़ दें, उनसे गुफ्तगू करना छोड़ दें। वो तो अगला वे फॉरवर्ड है ना, ये हमारा काम क्योंकि मुफ्ती साहब ऐसी मैं एक बात बता रहा हूं, तो लिहाजा उनको मैं तो कभी टॉक शो में नहीं लूंगा। वो कोई जरूरत नहीं मुकदमा कायम करने की, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताएं कि मुफ्ती साहब पर मुकदमा ये जो कायम कर रहे हैं, लाहौर में क्यों कायम कर रहे हैं? ये तो शेख साहब बता सकते हैं, मनसारा के रहने वाले हैं। हाँ, उन पर मुकदमा आप पेशावर में कायम करें, ये शेख साहब को तजवीज़ मनसारा में कायम करें। ये लाहौर किस बात, यानी अड़े दड़े काजी के सर पड़े, जब भी मुसीबत कोई होती पंजाब के ऊपर मुसीबत डालते, उसे हरज किया अगर लाहौर क्यों आए, लाहौर में क्यों आए? एक शख्स मनसेरा का रहने वाला है, वहां मुकदमा क्यों नहीं करते आप? लाहौर में क्या चीज है जो लाहौर में मुकदमा करेंगे आप? चले हो गई यार, चले ठीक है। आप क्यों इस मुल्क का तमाशा लगाना चाहते हैं? एक ब्रेक में ले रहा हूं, बार इस मुल्क के साथ को कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक ब्रेक सर मैं यहाँ ले रहा हूँ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। JUI फे का भी जिक्र करते हैं, जहाँ से आज मौलाना शिरानी अपने हमनवाओं के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आइंदा के अमल दे रहे थे। लेकिन उससे पहले, ब्रेक से पहले शाम से जब मुफ्ती कफ़ायत का जिक्र हो रहा था तो बहुत ज़्यादा सवालात आए। यानी वो पहला वाक़या नहीं है कि उन्होंने ऐसी हर्जा सराई की, उससे पहले भी आज़ादी मार्च के हंगाम भी ऐसी गुफ्तगू कर चुके। उससे पहले 2018 में जब आसिया बीबी का मामला है तब भी ऐसी गुफ्तगू कर चुके। वो उनको गिरफ्तार किया गया। आज़ादी मार्च के हंगाम जो गिरफ्तारी, उस पर तो JUI फे ने तकरीबन ख़ुद को इनसे जुदा कर लिया और कहा कि ये हमारी जमात की तर्जुमानी नहीं करते और इन रहनुमाओं से जमात का मौक़िफ़ लिया जाए, इनको शुमार न किया जाए। इन पर मुकदमा कायम हुआ। तो एक शख्स जो बार बार ऐसी बात करता है उसका इलाज क्या है ये बताएं? मुकदमा कायम हुआ और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये चंदा मांग रहे थे। साथ इल्ज़ाम ये था कि अवाम को वरगला रहे थे। हाई कोर्ट, जो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच है, उसने उनकी बेल मंजूर कर ली, रहा हो गए। नहीं तो ऐसे एक शख्स बार बार ये कर रहा है, जो शख्स जिसको अपनी जुबान पर काबू नहीं है, जो तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करता है, उसको आप आइसोलेट कर दें, उसका सोशल बाइकाट करें, उसका मीडिया बाइकाट करें। तो फिर मीडिया पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी है ये। ऐसे शख्स को ना बुलाया जाए। मैं क्यों बुलाया जाए ऐसे लोग? जो लोग एहतियात से गुफ्तगू नहीं कर सकते, एहतियात से अपने नुक्ता नजर का इजहार नहीं कर सकते, जो दुश्मन तराजी करते हैं, जो हमलावर होते हैं। मैं कहता हूं किसी पर भी आप अदारे जो हैं, सबके हमारे सबके अदारे हैं ना,
یہ فوج پاک فوج پنجاب کی فوج ہے؟ نہیں، پورے پاکستان، لاہور کی فوج ہے، پورے پاکستان تو پھر مقدمہ لاہور میں کوئی درج ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مبینہ طور پر یہ انٹرویو جس اینکر نے کیا اس نے لاہور میں کیا، اور لاہور سے پتہ نہیں لاہور میں کیا، نشر کہاں ہوا؟ لاہور سے دنیا پوری نے دیکھا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ تماشے ختم کر دیں، جو کام یہ اصل میں معاشرے کو ریزسٹ کرنا چاہیے، یہ مقدمے قائم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو معاشرہ تبھی ریزسٹ کرے گا نا جب میں اور آپ پروگرام میں بیٹھ کے اس کی مذمت کریں گے اور کہیں گے کہ انہیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہم تو مذمت کرتے ہیں ہمیشہ، بالکل آگے بھی کریں گے۔ ایسے لوگ جن کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہے ان کو آپ میڈیا بائیکاٹ کر دیں، ان کو بالکل انوائٹ نہ کریں۔ ہم کوئی پوسٹ آفس نہیں ہے کہ جو چاہے آ کے چٹھی ڈال دے اور ہم آگے اس کو پہنچا دیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جے یو آئی فے کا معاملہ زیر بحث کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ آج مولانا شیرانی نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی، اپنے اغراض و مقاصد سے عوام الناس کو آگاہ کیا۔ تو سلیم صافی صاحب بھی خبر رکھے ہوئے ہیں، چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا شیرانی کی پریس کانفرنس میں نے بھی سنی ہے، وہ کہتے ہیں جمعیت العلماء اسلام جو ہے وہ ہم اصلی جمعیت العلماء اسلام ان کی جو ہے یہ فے کہاں سے آ گئی؟ یہ فے وہاں سے آئی جہاں جس کے صدر کے لیے آپ نے الیکشن لڑا، آپ کا نام پیش ہوا، جس کے نمائندے کے طور پر آپ سینیٹر منتخب ہوئے، جس کے نمائندے کے طور پر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے، اب آپ کو خیال آیا اچانک کہ یہ فے کہاں سے آ گئی؟ بھائی علماء کرام سے دستبستہ عرض ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو یہ کوئی ذمہ داری سے اختلاف کریں، میں بیانہ سنا دوں، اپنی عالمانہ شان کو برقرار رکھیں۔ نہیں، اس کا تو اظہار وہ کر رہے تھے بار بار، عالمانہ شان وہ قرآن حدیث کے حوالوں کے علاوہ عمر گزری جن کی جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سینیٹر بنتے ہوئے، چیئرمین بنتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کا، اب گزبر کی زبان جو ہے وہ کھولے ہوئے ہیں۔ میں ذرا بیان سناتا ہوں ان کا، دیکھیے صافی صاحب آپ بھی سنیے گا اور شامی صاحب بھی سن رہے ہیں، ناظرین دیکھیے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ مفتی محمود صاحب کی رحلت کے بعد جماعت کو دوبارہ منظم کرنے اور پاؤں پہ کھڑا کرنے اور فعال بنانے کے لیے جن ساتھیوں نے کردار ادا کیا ہے ان میں سے تقریباً تمام کے تمام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کچھ کمزوری کی حالت میں ہے، لیکن ان میں سے چلتا پھرتا اب میں ہی رہ گیا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سارے گروپوں میں چلے گئے ہیں، مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب نے فضل الرحمان گروپ اختیار کیا، کسی نے سین گروپ، کسی نے نون گروپ، کسی نے دار گروپ، اکیلا میں ہوں جو اس بات کا محرک ہوں کہ تمام گروپوں کو چھوڑ کے واپس اپنی اصل جماعت میں آ جائیں جو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ اس حوالے سے آئندہ کی رکن سازی ملک بھر کی میں اپنی نگرانی میں کروں گا۔ تجویز یہ ہے کہ مرکزی مجلس عمومی سے ایک قرارداد پاس کیا جائے کہ جمعیت علماء بھائی بات یہ ان کو آج کیوں خیال آیا ہے؟ جس کے ٹکٹ پہ سینیٹر رہے، جس کے ٹکٹ پہ منصب دار رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ خدا خوفی کریں۔ ہاں ایک بات میں مانتا ہوں کہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جن لوگوں کو جماعت سے نکالا ہے ان کو پہلے شوکاز نوٹس دینا چاہیے، نہیں دیا۔ شوکاز اظہار وجوہ کا نوٹس جاری ہوتا، وہ جواب ملتا، اس کے بعد کارروائی ہوتی۔ اظہار وجوہ کا نوٹس دیے بغیر کارروائی جو ہے وہ ڈھیلی کارروائی سمجھی جاتی ہے، وہ قانونی کارروائی نہیں سمجھی جاتی۔ اس پہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں۔ صاحب تو یہ حد تک تو میں درست ان کی بات سمجھتا ہوں، لیکن باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی وقت بھی فیصلہ کریں اپنی سیاست کے حوالے سے، اپنی ان کا حق ہے، اسی حق کو استعمال، ان کا حق ہے وہ پارٹی بنائیں، ان کا حق ہے۔ اب یہ 1947 سے شروع کریں، 1950 سے شروع کریں، اچانک ان کو خیال آ جائے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی تو مولانا شبیر عثمانی کی پارٹی نہیں ہے، تو پھر اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ صافی صاحب یہ اتنا ہی تھا یا اور بھی لوگ جے یو آئی فے سے مولانا شیرانی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس سے جمعیت علماء اسلام فے پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں جامی صاحب، ایک تو میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات وہ ہے جو پہلے شامی صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے
وہ غداری کے مقدمات وغیرہ کا. اور شامی صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے, اس ملک کی فوج ہم سب کی فوج ہے, وہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, وہ ہم سب کے سرحدوں کی محافظ ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہیں اس ملک میں کہ جو فوج کو اور خصوصاً موجودہ حکومت وہ ایک دڑے سے جوڑنا چاہتی ہے, اور دن رات وہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو اور اپوزیشن سیاستدانوں کو لڑانا چاہتی ہے. میں مفتی کفایت اللہ کے لہجے سے مجھے اختلاف ہے, اس کے بیانات سے مجھے اختلاف ہے, اس کے رویے کی ان کے رویے کی میں مذمت کرتا ہوں. ٹھیک بات. خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو 4-5 سال سے دور کیا ہوا ہے. یہ لوگوں کے علم میں بہت کم ہوگا, بلکہ یہ ابھی جو کچھ واردات مولانا کی جماعت کے ساتھ کی گئی تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ سامنے آ گئے, ورنہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے سالوں میں ان کے اس لہجے کی وجہ سے کوئی منصب بھی نہیں دیا. لیکن ایک سوال ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے. آج سے چند سال پہلے یہی مفتی کفایت اللہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنسیوں کے نمائندے بن کے جا کے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات حل کروا رہے تھے. وہاں پہ جو ہے ہمارے جو اس وقت 2 سابق فوجی ان کی تحویل میں تھے, ان کی رہائی میں کردار ادا کر رہے تھے. یعنی وہ ان اداروں کے نمائندے, میں اور آپ وزیرستان میں گھسنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن وہ ان اداروں کی خاطر ادھر جا کے یہ معاملات طے کر رہے تھے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مفتی وہ ہوں یا منظور پشتون ہو, وہ لوگ آخر اس رویے پہ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں. جو یہ تو ایک وسیع پہلو ہے اور قومی سطح پر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تمام تر سیاسی جماعتوں کے. ہاں نہیں, ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا جامی صاحب, ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم اس ملک کے محافظ ہیں. آپ نے تو بڑا اچھا ایک شاندار مشورہ دیا کہ ایسے جو لوگ جو بے احتیاطی سے ان کو آئسولیٹ کریں, ان کو آئسولیٹ کریں اور وہ آن ایئر نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے بات کریں, ان سے ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں, پوچھے تو صحیح تکلیف کیا ہوئی ہے بھائی, جو یہاں تک تکلیف بھی رفع کر لیں. آپ آ جائیں ذرا شیرانی صاحب والے سوال پہ. سر شیرانی صاحب پہ آنے سے پہلے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب حکومت میں تو عرض کر رہا ہوں ہاں جی, اور وزیر بیٹھ کے وہ آپ کو غدار کہیں, وہ آپ کو انڈیا کا ایجنٹ کہیں, وہ آپ کو باہر کا اعلیٰ کہے, اس سے بڑی گالی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ دوسروں کو گالیاں دیں گے تو آخر انسان ہے وہ بھی ریئیکشن ہونا چاہیے. آخر کسی کا دماغ خراب ہے, وہ پاگل ہوگا جو کوئی اپنے اداروں کو کم. ان کے بھی منہ بند. ابھی شامی صاحب بہت درست بات کہہ رہے تھے, مثلا میں نے تو پچھلے 5 سالوں میں کبھی مفتی کفایت اللہ کو اپنے شو میں نہیں بلایا, کسی اور نے نہیں بلایا, لیکن خود جب حکومت چن کر ترجمان ایسے ڈھونڈتی ہے کہ جو دوسروں کو اشتعال دلانے کے لیے, دوسروں کو غدار ثابت کرنے کے لیے, دوسروں کو گالم گلوچ دینے کے لیے مشہور ہو, حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اداروں کے درمیان اور اپوزیشن یا عوام کے درمیان فاصلے کم کرتی ہے, ان کے درمیان غلط فہمیوں کا ازالہ کرتی ہے. آج ہم ایک ایسی حکومت سے واسطہ ہے کہ جن کا دن رات کام یہی ہے کہ وہ ان کو دور کرنا چاہیے, اور آپ پھر کس کے خلاف مقدمہ بنائیں گے؟ صافی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن اگر حکومتی ترجمان ایسی زبان استعمال کرتے ہیں یا اشتعال دلاتے ہیں تو مفتی کفایت اللہ اینڈ کمپنی پھر حکومتی ترجمان کو آڑے ہاتھوں لینا, براہ راست اداروں کے بارے میں بات نہ کریں نا. پھر ادارے تو براہ راست ان سے بات نہیں ایسی کر رہے. یہ ترجمان جو ترجمان اشتعال دلاتے ہیں ان ترجمانوں کو گرل کریں, یعنی توہین عدالت ہو جائے. تو ایک بات کہی شامی صاحب نے, آپ کو اشارے میں ایک بات کہی تو شروع کی گفتگو میں کہ بگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اچھا اب میرا وقت ختم ہو گیا, میں کیا کروں نا, میں نے تو آپ سے شیرانی صاحب والا سوال رکھا ہوا تھا, وقت ختم ہو گیا. عمران خان کی کتاب کا میں پچھلے دنوں اس کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں ہماری فوج سیکیورٹی اداروں کے بارے میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہ میں کالم میں لکھ سکتا, نہ میں ٹی وی پہ بلا سکتا ہوں, نہ میں ایون اپنے ویڈیو لاگ میں وہ کر سکتا ہوں. تو آپ پھر کس کا چلیں آپ وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے, جاتے جاتے کوئی شیرانی صاحب والا سوال بھی تو ایڈریس کرتے جائیں نا, خبر آپ نے رکھی ہوئی ہے تو. دیکھیے شیرانی صاحب کا آپ کو مولانا شامی صاحب نے
मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि शामी साहब हमारे उस्तादुल असातिज़ा है, 1000 गुना बेहतर जानते हैं कि कौन सा नया काम है। इलेक्शन का तरीकाकार JUI का बदला नहीं है। 2019 में इलेक्शन हुआ था, ये सालों से वही तरीका चला आ रहा है जिसके तहत शीरानी साहब भी इलेक्ट होते थे। इसी तरह अगर उनको पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने पे एतराज है तो अब तो वो जमहूरियत की बहाली के लिए बैठे हैं ना। तो माजी में जब मौलाना फजल रहमान उनकी हुकूमत का हिस्सा थे और शीरानी साहब भी थे और हाफिज साहब भी थे, उन दोनों पार्टियों के साथ भी माजी में मौलाना कई मरतबा बैठे हैं, तो उस वक्त इन्होंने क्यों एतराज नहीं किया, ये बात भी नहीं है। तीसरा जो ग्रुप की बात है जी, तो जब मौलाना ने अपना ग्रुप अब्दुल्ला दरखास्ती और उन लोगों से अलग किया तो उस वक्त ये सब तो उनके हमनवा थे। और पिछले साल इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि जमीयत उलमा इस्लाम से फे हटा दिया, तो जब फे हट गया और जमीयत उलमा इस्लाम बन गया, ठीक है, तो अब बहुत बहुत शुक्रिया साफी साहब। वक्त अब ये फे खुद लगा रहे हैं शीरानी साहब, उसके साथ फे लगा हुआ नहीं है। एक ब्रेक आ गई, जमीयत उलमा इस्लाम है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।